हम अब दोबारा रिवाइव नहीं होगी वो। देन इट वुड से अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ द एक्ट टू एनीथिंग डन और सफर्ड देयर अंडर। तो जो पहले हो चुका है उसको अफेक्ट नहीं करेगा ये रिपील। तीसरी बात जनरली कहते हैं इट शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी एक्वायर्ड, एक्रूड और इनकर्ड अंडर द रिपील्ड एक्ट। तो जो लाइबिलिटी उधर एक्वायर हो गई या इनकर हो गई उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो ऐसे करके एक्ट को सेव करते हैं। बट प्लीज रिमेंबर इसमें झगड़ा क्या होता है। आप सारी बातें सोच के तो लिख नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाओगे। कितना लिखोगे? एक एक्ट आपने खत्म कर दिया, अब आप क्या चाहते हो यार, लेट अस गेट रिड ऑफ इट एंड लेट अस थिंक ऑफ समथिंग न्यू। तो फिर somebody would say भाई लेकिन पुराने झगड़ों का क्या होगा, तो अच्छा 4 पॉइंट डाल दिए उसके। लेकिन जब सिचुएशंस निकल के आती हैं तो इतनी सारी निकल के आती हैं दैट यू गेट टू नो कि वो फिट ही नहीं हो रहा है इसमें। Then what is the general principle? That it has been repealed as if it was never there. तो आप देखोगे जब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट से वैट आया तो ये बहुत इश्यू डिस्कस हुआ, बहुत सारे केसेस हुए इसके ऊपर कि पुराने का क्या होगा, नए लॉ में लेंगे। कई चीज में नए प्रोविजन बेनिफिशियल होते हैं। एक और इसमें चीज होती है जो आप लोगों को फिर काम आएगी। इसमें एक प्रोविजन होगा, वो बोलता है ऑल एक्शंस, ऑल नोटिसेस, ऑल प्रोसीडिंग्स एटसेट्रा शैल बी डन एज इफ न्यू एक्ट इज इन फोर्स एंड इज रेलेवेंट इवन फॉर द पास्ट पीरियड्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, वैसे तो कह रहा है पुरानी लाइबिलिटी लाइव रहेगी, लेकिन प्रोविजन कौन से अप्लाई करने को बोल रहा है? नए वाले। तो फिर क्या झगड़ा होता है? अगर पुराने प्रोविजन बेनिफिशियल हैं, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पुराने प्रोविजन में अपील में लिखा हुआ था कि आपको सिर्फ 7.5% जमा करना है और अपील फाइल कर दो, और मान लो नए प्रोविजन में लिखा हुआ है कि 25% जमा करना है। तो फिर क्वेश्चन एक और ये झगड़ा आता है भाई हम पुराने पीरियड की अपील पुराने लॉ में करें या नए लॉ में करें। इस तरह के बहुत सारे झगड़े अराइज होते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशनल प्रोविजंस, one of the key provision would always be the repeal and saving provision, with which you have to go through very very carefully if any legal question arises. So that is something which I wanted कि आप लोग देखना उसको। उसके बाद क्योंकि GST is an amalgam of several laws, it is an amalgam of central excise, customs के अंदर the CVD and the SAD portion, service tax, sales tax, entry tax, luxury tax, और वो सारा मिलके इट इज गोइंग टू सबमर्ज एज GST। तो बहुत सारी चीजें उनको सोचनी पड़ी और कुछ चीजें उन्होंने एक्सेस में ही सोच ली। तो उन्होंने एक बड़ी लंबी लिस्ट बना दी ट्रांजिशनल प्रोविजन। जब आप ट्रांजिशन करोगे तो क्या क्या होगा, तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं उसमें से। वैसे इट्स लाइक दिस, एक सिचुएशन है इसमें क्या होगा, तो इट्स लाइक अ कॉज एंड इफेक्ट। आपको वो सारा पढ़ना पड़ेगा, उससे कोई बहुत ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहली बात बोलते हैं कि भाई जो आपको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है वो 6 महीने तक चलता रहेगा। हम कुछ नहीं कहेंगे, ऑलरेडी जो लॉज में मिला हुआ है वो 6 महीने तक चलता रहेगा। उसके बाद बोलते हैं जो सनवैट क्रेडिट आपकी किताबों में पड़ा हुआ है वो आपका एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा फॉर द सेंट्रल GST पोर्शन। सिमिलरली जो वैट क्रेडिट पड़ा हुआ है वो आपका SGST के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। मैं इसमें बहुत टेक्निकली नहीं डिस्कस कर रहा, आपको मोटी मोटी सिचुएशंस बता रहा हूं, इश्यूज तो बहुत सारे निकलेंगे इसमें से। उसके बाद कैपिटल गुड्स का क्रेडिट। कैपिटल गुड्स आपको मालूम है कई इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। तो हो सकता है कैपिटल गुड्स पिछले साल खरीदे, इस साल GST आ गया, तो पिछले साल आधा क्रेडिट लिया था, बाकी का क्या करें, वो तो लिया ही नहीं हुआ। तो बोलते हैं अच्छा वो आप पिछले लॉ में ले सकते थे ना, तो आप उसको इस साल ले लो, इस लॉ में ले लो, ऐसा करके बोल दिया उन्होंने। ऐसे ही बोलते हैं स्टेट वैट के लिए भी इसे अप्लाई कर लो जो क्रेडिट नहीं मिला हुआ आपको। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो आपके स्टॉक है, दिस प्रोविजन अलाउज अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हु वाज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर अर्लियर लॉ। हो सकता है आप जैसे सेंट्रल एक्साइज में आपके पास 1.5 करोड़ तक कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन आपने बहुत सारा माल आप खरीदते हो, बेचते हो, और GST में क्या लिमिट है, सिर्फ 10 लाख रुपए। तो आप पहले रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं थे तो आपने क्रेडिट नहीं लिया, अब आप रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड हो। तो जितना भी क्रेडिट आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है वो क्रेडिट आप कंप्यूट कर लो। उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है, पिछले 12 महीने का बिल होना चाहिए, इनवॉइस होनी चाहिए आपके पास, सब्जेक्ट टू ऑल दोज।
वो जितना क्रेडिट आपके स्टॉक के हिसाब से बनता है उतना क्रेडिट आप जीएसटी में ले लो। अच्छा, कोई पहले कॉम्पोजिशन में था, अब कॉम्पोजिशन खत्म हो गई। अगर आप देखोगे कॉम्पोजिशन स्कीम, शायद आपने डिस्कस किया हो, सिर्फ एक तरह की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं ये। आपकी 50 लाख से कम की टर्नओवर है तो आप उसके, और वो भी आप विद इन लोकल काम करते हो, सिर्फ कॉम्पोजिशन तब है। और पहले के लॉज में बहुत तरह की कॉम्पोजिशंस थी, जैसे गुटखा वाले हैं, वो तो मशीन बेस्ड कैपेसिटी के ऊपर ड्यूटी देते हैं। उनका ये नहीं देखना होता कि कितनी टर्नओवर है, उनकी कितनी मशीन लगी हुई है, उस मशीन के हिसाब से वो ड्यूटी दे देते हैं। सेल्स टैक्स में प्लाईबोर्ड वालों के लिए अलग स्कीम है, हलवाई के लिए अलग स्कीम है, उन्होंने क्रेडिट लिया ही नहीं, वो कंपोजिशन में थे। बट नए लॉ में कंपोजिशन है ही नहीं, उनके लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो वो बोलते हैं तुम्हारा जो क्रेडिट स्टॉक में पड़ा हुआ है उसको भी तुम ले लो। पर कैपिटल गुड्स का नहीं देते इसमें जनरली क्रेडिट। अमाउंट पेबल इन इवेंट ऑफ टैक्सेबल पर्सन स्विचिंग ओवर टू कॉम्पोजिशन। अब कोई जन पहले उसमें नहीं था, अब कॉम्पोजिशन में जा रहा है, तो जितना तुम्हारा स्टॉक है उसका क्रेडिट जो तुमने लिया हुआ है और यूज कर लिया, अब उसको पे करो। ये वो अगला प्रोविजन ये बोलता है। एग्जेम्प्टेड गुड्स रिटर्न टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन और आफ्टर। नाउ दीज आर टू मच डिटेल की मैंने एग्जेम्प्टेड गुड्स कहीं भेजे पुराने लॉ में भेज दिए, वो एग्जेम्प्टेड थे, कोई टैक्स था ही नहीं। इतने में जीएसटी आ गया और पता लगा अगले दिन वो गुड्स भी वापस आ गए। और जीएसटी में आपको पता है कि वो भी सप्लाई मान लेंगे, हर चीज को ही सप्लाई। वो तो पता नहीं क्या सोच के बैठेंगे, हर चीज ही सप्लाई। आप लोगों ने शायद डिस्कस किया होगा, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, वैल्यू के प्रोविजन डिस्कस किया था आप लोगों ने? वैल्यू थोड़ा सा किया था। आप कुछ भी करना, लेकिन अपने मकान का ठेका बिना मटेरियल और सब कुछ के मत देना। वो कहते हैं कि भाई आप, लेट अस से आपकी लैंड है, आपने एक ठेकेदार को बुला लिया कि भाई इस मकान को बना दे। अच्छा जी, माल कौन देगा? आई विल गिव यू द मटीरियल्स। तो जिसने ठेका दिया वो कहता है मैं सारा माल आपको दूंगा। अच्छा, जिसके डिजाइन ड्राइंग कौन देगा, कैसे बनाना है मुझे क्या पता, वो भी मैं दूंगा। इसके अंदर सारी देखभाल कौन करेगा, सिक्योरिटी कौन करेगा, वो भी मैं करूंगा। तो तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है सिर्फ मेरे दिए हुए मटेरियल को मेरे डिजाइन के हिसाब से, मेरी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, मेरी सुपरविजन के हिसाब से बनाना। तो बोला भाई तुम क्या लोगे? बोला जी 125 रुपए फुट में लूंगा आपसे, लेबर का। तय हो गया। अब जीएसटी लॉ क्या कहता है? टैक्स शैल बी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? प्राइस पेड और पेएबल फॉर द गुड्स और सर्विस। वो कितना है? 125 रुपए। यहां तक तो इट्स ऑल रोजी। उसके बाद क्या बोलता है? एंड शैल इंक्लूड। उसमें देखना आप क्या क्या लिखा है। उसमें लिखा है एनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड और प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट बाय द रेसिपिएंट टू द प्रोवाइडर। तो अब बेचारे रिसिपिएंट ने क्या क्या दिया सप्लाई प्रोवाइडर को? पहले तो मटेरियल दिए, उसके बाद डिजाइन एंड ड्राइंग्स दिए, उसके बाद वो पूरे रोज बैठ के चेक करता था, सुपरविजन भी करता था। दैट इज ऑल्सो ही हैज डन। सिक्योरिटी भी उसने करी। वो सब की वैल्यू आपको इंप्यूट करके ऐड करनी है उसमें। एंड स्ट्रेंजली जो आपने आर्किटेक्ट से सर्विस ली होगी, जिसको इसमें ऐड करना है उसकी वैल्यू में, वो पहले टैक्स लगा चुका है। जो मटेरियल आपने खरीदे उसमें पहले ही टैक्स लग चुका है, वो सब भी आपको ऐड करना है वैल्यू में। तो आप पूरे दिन बैठ के, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि भाई आपको मेरी रिटर्न्स प्रिपेयर करनी है, ठीक है? कितने पैसे लोगे? आपने कहा जी हम 11,000 रुपए पर रिटर्न लेंगे, ठीक है? अब थोड़े दिन बाद उसने क्या बोला है, आप तो बहुत बढ़िया काम करते हो, आप एक काम करो, मेरी ये जो 3,000 रिटर्न फाइल होनी है, ये सारी आप फाइल करो। तो उन्होंने बोला भाई इसके लिए तो मुझे 5 आदमी आपके ऑफिस में बिठाने पड़ेंगे। तो उसने बोला हाँ। तो अग्रीमेंट में क्या लिखा उसने कि आप क्या करोगे? आप मेरी 5,000 रिटर्न फाइल करोगे, आप मेरे से 5,500 रुपए पर रिटर्न के लोगे, और मैं आपको अपने ऑफिस में जगह दूंगा। तो व्हाट आर यू गिविंग टू हिम? यू आर प्रोवाइडिंग हिम स्पेस। तो ऑफिसर कहेगा लाओ ऐड करो इसको। और आपने देखा अगर आपने टैक्स दे दिया तो क्रेडिट कितने दिन में लेना है? यू डिस्कस दैट ना। सितंबर की रिटर्न या फाइनल रिटर्न, एनुअल, जो विच एवर इज अर्लियर।
और केस कितने दिन बाद खुलेगा? 3 से 5 साल में। तो आपसे बाद में कहेगा भाई ये फ्री ऐड करो, ये फ्री ऐड करो। तुम्हें तो उसने गाड़ी भी भेजी थी बुलाने के लिए। सो देयर इज नो एंड टू इट। और उन सब चीजों के ऊपर पहले टैक्स लग चुका है। यू आर अननेसेसरली एडिंग दैट इन द वैल्यू एंड कॉम्प्लिकेटिंग द होल इशू। और ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता जीएसटी में कि आप फ्री इशू मटेरियल और सर्विसेज को ऐड करो, बिकॉज हर चीज टैक्सेबल है, वो पहली टैक्स हो गई। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। लेट अस से कोई ब्रांड नेम है, लेट से पेप्सिको, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। पेप्सिको ने बोला भाई मैं तुम्हें अपना माल बेचूंगा, आई विल सेल यू ईच बॉटल फॉर 10 रुपीज। तो जीएसटी कितने पे लगेगा? नो प्रॉब्लम, 10 पे लग जाएगा। उसके बाद पेप्सिको ने बोला कि क्योंकि तुम मेरी पेप्सी का बिजनेस कर रहे हो तो आई विल बी चार्जिंग 1 रुपी फ्रॉम यू फॉर ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग ऑल्सो। हर बॉटल के ऊपर मैं तुमसे 1 रुपया और लूंगा, एंड अगर ये नहीं दोगे तो मैं तुम्हें बॉटल नहीं बेचूंगा। इट्स अ कंडीशन ऑफ सेल। तो वो क्या हो गया? रॉयल्टी भी हो गई ब्रांड नेम की, वो 1 रुपया आपने उस पर भी जीएसटी दे दिया। तो 10 रुपया आपने बॉटल के दिए पेप्सी को, उस पर जीएसटी चार्ज कर लिया पेप्सी ने। 1 रुपया उसने ट्रेडमार्क का लिया, उस पर भी जीएसटी चार्ज हो गया। अब आप वैल्यूएशन के प्रोविजन पर आ जाओ। जब आप पेप्सी की वैल्यूएशन करोगे तो इट वुड से व्हाट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू? इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ रॉयल्टी और टेक्निकल फी एटसेट्रा which is charged in connection with the sale of goods and which is a condition of sale of those goods. तो आप वो 10 रुपए जो पेप्सी की बोतल थी उसमें 1 रुपए भी ऐड करो, बिकॉज उसके बिना आप उसको बेचते ही नहीं। तो आप 1 रुपए में पहले टैक्स दे चुके हो, 10 रुपए में भी दे चुके हो, पर आप 1 रुपया दोबारा ऐड करो उस 10 रुपए में। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बोरो कर लिए प्रोविजंस कस्टम्स और एक्साइज से। कस्टम्स और एक्साइज उस समय का लॉ है जब सर्विस टैक्स होता नहीं था, तो वो चाहते थे कि सारी वैल्यू गुड्स की जो इंपोर्ट हुए या जो मैन्युफैक्चर हुए उसमें सर्विस की, इसकी, उसकी, जो भी कुछ रिलेट हो सकता है सबको डाल दो। अब तो हर चीज पे इंडिपेंडेंटली टैक्स है। देयर इज नो नीड ऑफ ब्रिंगिंग ऑल दीज थिंग्स इनटू द वैल्यू ऑफ गुड्स, बट वही कॉन्सेप्ट दे आर रिपीटिंग। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इसी तरीके से ये अगर आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो बिजनेस प्लेस पे ऑन और आफ्टर अपॉइंटेड डे, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन जिस तरीके से उन्होंने बनाई, दे आर सेइंग अगर विद इन 6 मंथ हुए तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देना। ऑल दोस थिंग्स आर देयर, एंड ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। जॉब वर्क होगा तो क्या होगा। सो दिस इज अ कंप्लीट लिस्ट विच यू कैन, आई थिंक माई टाइम इज ऑल्सो ओवर, सो आई विल कंक्लूड विद दिस एज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी सच अ पेशेंट हियरिंग। कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं हूं अभी यहां पर। थैंक यू। Just 2 more minutes. If I could request you to please be seated. 2 more minutes. Thanks a lot, Puneet, for sparing your time, and it was really awesome. May I request Sandeep Garg ji to please come forward for presenting a token of appreciation. Will not take more than 2 minutes, please. Specifically asking you, sir. Without wasting any time, may I request Vice Chairman Rakesh to please present his vote of thanks. सर एक चीज मैं बोलना भूल गया। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस प्लांट, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड जेस्चर कि आप लोग प्लांट्स देके स्पीकर्स को, और बुके तो खराब भी हो जाता है, और अगर गलती से उसकी स्मेल आ जाए नाक में तो 2-3 दिन छींके भी खत्म नहीं होती। लेकिन इसके अंदर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको ना ये मत रैप करो इसके ऊपर। वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और वो हम लोग अपनी CSR में भी दिखा सकते हैं कि हम लोगों ने इतने पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए और उसके अंदर कोई प्लास्टिक नहीं था। थैंक यू। Good evening. I feel honored and privileged to get an opportunity to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed it as a memorable and successful event. The credit for today's event goes to Indirect Tax Committee of ICI, who had chosen Gurgaon as an ideal place for the event and have arranged the galaxy of learned faculties to share their wealth of knowledge with all of us. I must mention our deep sense of appreciation for CA Madhukar Hirgange sir
for their critical discussion on need and features of GST in India. Are we really going towards an ideal GST? He has put forth his point of view in very impressive manner. Further, we are grateful to CA Atul Gupta sir for discussing important aspect of supply of goods and service and valuation principles. I must say, the way lawmakers have proposed valuation provisions, it is going to be an area of tussle between taxpayers and department. One of the main objectives to bring GST was to permit seamless flow of credit, but whether the objective would be real meet or not has been explained in depth by learned speaker Advocate Raghuraman sir. It has been really our pleasure to listen you, sir. I especially express my gratitude to CA Puneet Agarwal sir, very young and dynamic personalities, for elaboration, discussion on various operationally critical aspects, including transitional challenges in migration to GST. We are also thankful to all the members and other representatives from trade and industry who are present here and contributed in making the program a grand success. On behalf of Managing Committee of Gurgaon branch, I assure you that we will organize similar kind of programs on GST in coming time. We invite comments and suggestions from all the members for continuous improvement. Once again, we thank all of you.